हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम मई 2023 महीने के राजस्थान के करंट जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो 41वें नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसको बनाया गया है। तो ये आज का पहला प्रश्न है और इसका सही जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। इनको यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ अभी हाल ही में दिलवाई गई है। इनका फोटो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने, तो राज्यपाल का नाम भी आपको यहाँ से याद रखना है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई है। और साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाने का काम हमारे राज्यपाल करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें नंबर की, अगर आपको क्रम याद करना हो तो ये 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और ये इनका जन्म जो है वो 22 मार्च 1963 को, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये मूलतः पंजाब राज्य के हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किस किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। तो जिस प्रकार से बीकानेर भुजिया प्रसिद्ध है उसी प्रकार से बाजरे से भुजिया किसने तैयार की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि काजरी, जोधपुर में जो संस्था है काजरी, का पूरा नाम को CAZRI इस प्रकार से लिखते हैं और इसका पूरा नाम है, जो यहाँ पर अगर हम हिंदी में देखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, या यहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में स्थापित है। इस संस्थान के द्वारा बीकानेर के मोठ भुजिया की तर्ज पर, जिस प्रकार से बीकानेर में मोठ से जो भुजिया बनाई जाती है उसी प्रकार से जोधपुर में इन्होंने बाजरे की भुजिया तैयार की है। और किन किन को मिलाकर की है तो वो भी देखते हैं। तो बाजरे के साथ में थोड़ा सा मूंग मिलाकर इसे बहुत अधिक पौष्टिक बना दिया गया है और खाने में ये बीकानेरी भुजिया, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो बीकानेर भुजिया का जैसा ही है। और ये छोटे से लेकर बुजुर्ग तक को जो है इसको आसानी के साथ में खा सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बाजरे की भुजिया जो है वो किस संस्था के द्वारा, तो हमें काजरी को याद रखना है और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि काजरी जो संस्था है वो जोधपुर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की प्रस्तावना को स्वीकृति दी गई है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा सिलोरा। तो ऑप्शन बी हमारा यहां से सही होगा। थोड़ा इसका डिटेल में देख लेते हैं। 7 मई 2023 को राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा, यानी कि जो किशनगढ़ के बिल्कुल पास में है, में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कूल की प्रस्तावना को स्वीकृति दी है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये बजट घोषणा 2023-24 की बात थी। इसके संबंध में बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी और इसके साथ में ही राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो सिलोरा में की गई है। थोड़ी और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं यहाँ से। तो राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य का सबसे पुराना प्रशिक्षण केंद्र है। पूर्व में यह प्रशिक्षण केंद्र 1949 में, यानी कि बहुत पुरानी बात है, में फतेह प्रकाश पैलेस के नाम से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित हुआ था। जैसे बाद में यानी कि 1950 में इसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज किशनगढ़ के रूप में स्थापित कर दिया गया था। यानी कि ये सबसे पहले चित्तौड़ में था और चित्तौड़ के बाद में इसे 1950 में इसको किशनगढ़ में स्थापित कर दिया गया। और इस संस्थान में वर्ष 1975 तक कांस्टेबल से राजपत्रित अधिकारियों यानी कि IPS और RPS को प्रशिक्षण दिया जाता था।
यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान ये रहा है। और इसके साथ में 1 जनवरी 1975 में जयपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। यानी कि 1975 में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना जयपुर में हुई। इसके बाद में क्या हुआ, 1 सितंबर 1975 को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जयपुर को किशनगढ़ में स्थापित कर दिया, और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो किशनगढ़ था इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में जो किशनगढ़ में जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना पहले जयपुर में हुई थी, और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था जिसको जयपुर स्थापित कर दिया गया, और जयपुर वाले को यहाँ कर दिया गया। और अब इसी को तिलोरा में प्रशिक्षण इसकी स्थापना की मंजूरी अब मिल चुकी है। तो इसको हमें यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, किस शहर का 22 मई 2023 को 565वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोधपुर का स्थापना दिवस, यानी कि 565वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। एक फोटो आपको दिख जाएगा, इसमें यहाँ पर आपको कुछ नीले कलर के यहाँ से घर दिख जाएंगे, और ये आपको मेहरानगढ़ का किला दिख जाएगा। जोधपुर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी का 565वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। 12 मई 2023 को जोधपुर शहर का 565वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। और इसके साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो उल्लेखनीय है कि राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने वर्ष 1459, इसको हमें महत्वपूर्ण मान करके याद रखना है, वर्ष 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की, यानी कि जोधपुर जो शहर है, इसकी स्थापना की गई थी। और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम, यानी कि राव जोधा के नाम पर ही इस शहर को जोधपुर कहा गया, या इसका जोधपुर नाम पड़ा। इसे पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, पहले ये मारवाड़ था, लेकिन बाद में जोधा के द्वारा इसकी स्थापना करने के कारण इसका नाम जोधपुर हो गया। जोधपुर में ज्यादातर नीले जो घर है वो नीले रंग से रंगे हुए थे, जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में भी दिख जाएगा। और इसी कारण इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, और साथ में इसको सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हंसी एक प्रार्थना के लेखक कौन है? ये कृति अभी हाल ही में चर्चित है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रति सक्सेना। इन्होंने इस कृति की रचना की है, इसके लेखक हैं। हंसी एक प्रार्थना। और क्यों चर्चा में है, तो बहुप्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार, यहाँ से हम देखेंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को उनकी कृति यानी कि हंसी एक प्रार्थना के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया अभी हाल ही में। और 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास की विधा में इस कृति को अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। साथ में ये भी ध्यान में रखना, एक और पुरस्कार यहाँ पर दिया हुआ है, रांगे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को दिया गया है। ये आपको हमारी पहले वाली जो क्लास है इसमें भी आपको मिल जाएगा। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था पीर पर्वत सिंह, के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये जो पुरस्कार दिए गए थे वो राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राजस्थान साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह 2022 में इन सभी साहित्यकारों को पुरस्कृत किया था। तो इस बात को हमें याद में रखना है। हंसी एक प्रार्थना के लिए, यानी कि जिसके लेखक हैं रति सक्सेना, इनको पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर यश गोयल। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही है। डॉक्टर यश गोयल को कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 के द्वारा सम्मानित किया गया है। 19 मई 2023 को राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जिसकी अभी हाल ही में हमने पिछले वाले प्रश्न में भी चर्चा की थी, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान समारोह 2022-23 में इन साहित्यकारों को संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए इन सभी को सम्मानित किया गया था। और यही पुरस्कार जो अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी चर्चा की थी, बहुत प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को उनकी कृति
हंसी एक प्रार्थना के लिए, जो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा की थी, उसके लिए दिया गया था। और साथ में यहाँ पर ये जो पुरस्कार है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, ये 2022-23, ये डॉक्टर यश गोयल को यहाँ पर दिया गया है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जो जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से, इसको भी हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंधी गांव, जयपुर। आंधी वैसे भी इस बार राजस्थान में बहुत चर्चा में रही थी, बहुत तेज अपनी स्पीड के लिए, उसको हमें ध्यान में रखना। आंधी गांव जयपुर जो है वो जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित आंधी गांव, आगामी 3 सालों में ये गांव जीरो वेस्ट विलेज बन जाएगा। राजस्थान का ये पहला गांव होगा जहां सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा, और घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करके रीयूज करने का, यानी कि दोबारा इसको काम में लेने का तरीका यहाँ पर खोजा गया है। यहाँ तक कि केना इंडिका पौधे के जरिए पानी फिल्टर होगा, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और एलपीजी की जगह यहाँ पर बायोगैस के द्वारा मिड डे मील में खाना बनाया जाएगा। आंधी गांव पूरी तरीके से ये बदलाव, आंधी गांव में ये जो बदलाव किया जा रहा है जीरो यानी कि जीरो वेस्ट विलेज के रूप में, ये पूरा का पूरा बदलाव जो है वो डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम किया जाएगा, और ये अगले 3 सालों में ये सारा काम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग आंधी विलेज टू जीरो वेस्ट विलेज मॉडल यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के जरिए होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत 21 मार्च 2022 में हुई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आंधी गांव जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है, जो कि आगामी 3 साल में ये पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भूमि संबंधी रिकॉर्ड को की सर्टिफाइड कॉपी को निशुल्क कर दिया है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार के द्वारा पहल की गई है, और वो है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान, यानी कि राजस्थान ने भूमि संबंधी रिकॉर्ड की सर्टिफाइड जो कॉपी है उसको भी अब निशुल्क कर दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान होगा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, और अब खेत की जमाबंदी और गिरदावरी सहित जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड, यानी कि किसी प्रकार का जो रिकॉर्ड होगा उसकी नकल की सर्टिफाइड कॉपी, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी होगी, वो अपने बात में प्रमाणित कॉपी होगी, इसका कोई भी पैसा किसी भी किसान को नहीं देना पड़ेगा। तो ये काम यहाँ से होगा। राजस्व विभाग ने इसके लिए राजस्थान भू राजस्व के भू अभिलेख नियम 1957 में संशोधन करके और ये सारा काम किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस बारे में बजट में एक घोषणा की थी। तो इस प्रकार का काम राजस्थान करने जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका नाम बाल विवाह निरस्तु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर यहाँ से, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृति भारती। यहाँ पर इनका फोटो भी आपको दिख जाएगा इधर। जोधपुर की सामाजिक कार्यकर्ता, तो जोधपुर की रहने वाली है, जोधपुर की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कृति भारती। तो नाम हमें याद हो जाना चाहिए। डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम के लिए दुनिया भर में पहचान मिली है। बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए डॉक्टर कृति भारती को उनकी संस्था सारथी ट्रस्ट के द्वारा, ये भी याद रखना है, इनकी जो संस्था है उसका नाम, उनका नाम जो है उसका नाम सारथी ट्रस्ट है। इसमें ये कृति भारती जो है वो इसकी ओनर है, और इसी संस्था के द्वारा जो बाल विवाह को जो रुकवाने की मुहिम है ये इन्होंने चला रखी है। तो बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है, और इस बार इन्होंने 49 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं, और इसी के लिए इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो कृति भारती, और
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें इनका नाम लिखा गया है और साथ में ही इनकी जो संस्था है इनका नाम भी पूछा जा सकता है, सारथी ट्रस्ट। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, अब तक डॉक्टर कृति भारती बाल विवाह निरस्त और रोकथाम की मुहिम में कई रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, को ध्यान में रखना है। बीबीसी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं और वर्ल्ड की टॉप 10 एक्टिविस्ट सूची में डॉक्टर कृति भारती को शामिल किया गया है या ये शामिल हो चुकी हैं। तो महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला जिला अस्पताल कौन सा है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिला अस्पताल डूंगरपुर। तो डूंगरपुर को हमें ध्यान में रखना है। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कहा गया था कि 12 वर्ष से कम बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता यानी कि बीमारी में कमी लाना और राष्ट्रीय गुणवत्ता के आधार पर देखभाल गुणवत्ता में वृद्धि करना, इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार के द्वारा 2015 में मुस्कान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत जिला अस्पताल डूंगरपुर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। देश का पहला अस्पताल है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डूंगरपुर को याद में रखना है। और जिला अस्पताल डूंगरपुर, यहाँ से इसका सही उत्तर होगा मुस्कान कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला है, राजस्थान का नहीं बल्कि देश का पहला अस्पताल है, इसलिए इसको हमें बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। काफी चर्चा में रहे, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन राम मेघवाल। यहाँ पर आपको फोटो भी दिख जाएगा, साफे में मंत्री जी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ में ही किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। पहले किरण रिजिजू, इनकी जगह ये मंत्री थे, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री थे। इनसे पहले डॉक्टर रविशंकर प्रसाद इस मंत्रालय को संभालते थे। तो डॉक्टर रविशंकर प्रसाद के बाद ये मंत्रालय किरण रिजिजू के पास आया और इनके बाद इनसे ये मंत्रालय अब राजस्थान के जो बीकानेर से सांसद चुने जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास में ये मंत्रालय अब आ गया है। तो ये चर्चा में रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है, यहाँ पर देखिए डिटेल में भी दिख जाएगा आपको, नया कानून मंत्री इनको बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू की जगह उनके मौजूदा विभागों के अलावा, यानी कि जो विभाग अब तक अर्जुन राम मेघवाल संभाल रहे थे वो तो संभालेंगे, इसके अलावा ये मंत्रालय भी इनको दिया गया है, इसका स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। साथ में जो बात मैंने आपको बताई कि अर्जुन राम मेघवाल जो है वो राजस्थान के बीकानेर से सांसद चुने गए हैं। किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एक बात हमें यह भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि नया जो कानून मंत्री है वो तो इनको बना दिया गया है, लेकिन अब किरण रिजिजू के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो इनको नया भू विज्ञान मंत्रालय इनको मिला है। तो क्या पता प्रश्न चर्चा में ज्यादा ये था कि नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं, लेकिन अब किरण रिजिजू को कौन सा मंत्री बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखना। तो किरण रिजिजू जो है यहाँ पर भू विज्ञान मंत्रालय इनको दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये अरुणाचल से चुने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और अरुणाचल पश्चिम जो यहाँ की संसदीय सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी अरुणाचल पश्चिम वाली जो संसदीय सीट है, यहाँ से ये चुनाव जीत करके आते हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में, यानी कि आज से कुछ साल पहले की, लगभग 2 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर, यानी कि इस जुलाई 2021 तक रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जुलाई 2021 में ये मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया। 2 साल इन्होंने इस मंत्रालय को संभाला और अब इसका प्रभार जो है वो राजस्थान के एक सांसद जो कि बीकानेर से चुने जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल के पास में ये चीज आ गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस नहर परियोजना को लेकर के चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ईआरसीपी से संबंधित है। इसके बारे में काफी न्यूज़पेपर में भी सुर्खियों में रहा है ये मामला, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक नई चीज है,
तो देखिए आपको सबसे पहले इधर एक फोटो यहाँ पर बना हुआ है, इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गांव गांव ढाणी ढाणी सबने ठाना है और पूर्वी राजस्थान में चंबल का पानी लाना है। अगर इसका उत्तर भी हमें पता नहीं हो तो पूर्वी राजस्थान से भी हम इसको पकड़ सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के लिए अभी हाल ही में कौन सी ऐसी नहर परियोजना थी जो काफी चर्चा में है, अखबारों में काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है बार बार इसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी की जाती है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी की जाती रही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा यानी कि राजस्थान की किस नहर परियोजना के लिए चंबल की चिट्ठी यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम यानी कि एक बहुत ही शॉर्ट मूवी जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं उनको शामिल करते हुए और कम समय में लोगों को उसकी पूरी जानकारी देना। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई चंबल की चिट्ठी, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। तो उसका नाम, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है डॉक्यूमेंट्री का नाम चंबल की चिट्ठी है। और ये किससे संबंधित है, कौन सी नहर परियोजना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसका पूरा नाम ईआरसीपी है, ठीक है। और ईआरसीपी का पूरा नाम क्या होगा? तो ये होगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये इसके बारे में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो परियोजना है ये लगभग पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए प्रस्तावित है। में आवश्यकता को लेकर के बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म चंबल की चिट्ठी की लॉन्चिंग 3 मई को सुबह 10:30 बजे जयपुर में की गई। यानी कि अभी पिछले मई महीने में 3 मई को ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको जयपुर में जो डॉक्यूमेंट्री है इसको लॉन्च किया गया। जवाहर सर्किल के पास में इसको लॉन्च किया गया। फिर एंटरटेनमेंट पैराडाइज यानी कि ईपी में की गई। और कौन थे इसके मुख्य अतिथि? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसके मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम के। और लॉन्चिंग के बाद इस फिल्म का प्रदर्शन पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जिलों में करवाया गया ताकि आमजन जो है वो ईआरसीपी के बारे में जान सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है कि जो चंबल की चिट्ठी है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो कौन सी नहर परियोजना से संबंधित है, या फिर उल्टा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ईआरसीपी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री जो हाल ही में चर्चित रही है उसका क्या नाम है? चंबल की चिट्ठी। साथ में आजकल जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि ईआरसीपी को लेकर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको अलग अलग कथन दिए जाएं कि इसके ऊपर चंबल की चिट्ठी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए प्रस्तावित है, साथ में ये भी दिया जाए, अगला एक और कथन दिया जाए कि ये जो परियोजना है वो 13 जिलों के लिए प्रस्तावित है, तो ये सारी बातें इसके लिए सही है। तो चंबल नदी से जुड़ी हुई परियोजना है और इसके बारे में काफी चर्चा में रही है, तो हमने इसको डिस्कस किया, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। जयपुर की लाइफलाइन द्रव्यवती नदी के प्रदूषण के लिए एनजीटी ने राज्य सरकार पर कितना जुर्माना अभी हाल ही में लगाया है? तो जुर्माने को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 100 करोड़ रुपए का जुर्माना राज्य सरकार पर लगा है। क्यों लगा है? जयपुर की ये लाइफलाइन है, उसका नाम है द्रव्यवती नदी, में प्रदूषण यानी कि एनजीटी के कहने के बावजूद भी काफी प्रदूषण इसमें हुआ है और उसी के लिए उसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने के कारण राज्य सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया। प्रदेश की नदियों और जल स्रोतों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि जो हमने यहाँ पर बात की थी एनजीटी की, तो एनजीटी का पूरा नाम है ये एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पर अगर आप फोटो देखेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा आपको, एक हरे रंग का बोर्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में यहाँ बात होती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है एनजीटी ने हाल ही में द्रव्यवती नदी में रोजाना बह रहे लगभग 23 एमएलडी सीवर को लेकर के प्रदेश की सरकार के ऊपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो चर्चा में रही थी ये नदी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन मंत्रालय प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के
प्रवर्तन उसके दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए इससे संबंधित और इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उनको प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो एनजीटी जो है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से, हॉकी महिला सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर बहुत सारी बातें होती हैं तो इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रश्न है, हॉकी महिला सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध रही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीरू यादव। इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं। नीरू यादव जो है वो झुंझुनू जिले की तहसील बुहाना के ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच है। नीरू यादव ने बताया कि गांव में लड़कियों को खेलने के लिए वैसी आज़ादी नहीं होती है जैसी लड़कों को होती है। ऐसे में हॉकी के लिए टीम बनाना बहुत ही मुश्किल था। फिर गांव की लड़कियों से इन्होंने बात की, ठीक है, घर घर जाकर के उनके पेरेंट्स को इन्होंने समझाया, घर पर जाकर लड़कियों के माँ बाप को राजी किया और इस प्रकार से इन्होंने उन सभी लड़कियों को हॉकी खिलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया और इसी के नाम पर ये काफ़ी चर्चित रही और इनको हॉकी वाली महिला के नाम से इनको अब जाना जाने लगा है। आपको यहाँ पर फोटो भी दिख जाएगा, ये महिला सरपंच खुद है, इसके साथ में इनके दोनों तरफ आपको यहाँ पर हॉकी की टीम अपने हॉकी स्टिक के साथ में आपको यहाँ पर फोटो में दिख जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिला प्रशासन के द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, अजमेर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और ये जो कार्यक्रम है इसको जो जितने भी विद्यालय हैं उनमें से कुछ शिक्षकों को चुना गया और उनकी जिला स्तर पर और अलग अलग उपखंड स्तर पर अलग अलग समय में इनकी ट्रेनिंग हुई। मैं स्वयं इसमें ये जो कार्यक्रम था इसमें मैं भी एक प्रशिक्षण ले चुका हूँ। और ये चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो जो आंदोलन है ये आजकल छोटी बालिकाओं और उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई हैरेसमेंट नहीं हो उसको लेकर के था। तो अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान के अजमेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा, तो दोनों थे इसमें, शिक्षा विभाग और अजमेर जिला पुलिस प्रशासन, इनके द्वारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को विभिन्न जानकारियां देते हुए गुड टच और बैड टच इसके बारे में बताया गया और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली हरकतों को लेकर के ये जानकारी दी जाएगी और जो स्कूली बच्चे हैं इनको इस बारे में अवेयर किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम था जो छोटी बालिकाओं को लेकर के था, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, जिसकी शुरुआत अजमेर से हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से जिसको पूछा जा सकता है, राजस्थान से संबंधित है, तो नेशनल न्यूज में था ये। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को अब समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा? कौन सी सैन्य छावनी है? तो किशनगढ़ में कोई सैन्य छावनी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नसीराबाद अजमेर सही होगा। नसीराबाद अजमेर में जो छावनी है वो हमें वैसे भी ध्यान में रखना है कि 1857 का जो संग्राम हुआ था जिसको आज़ादी का पहला संग्राम कहा जाता है, उस संग्राम की राजस्थान में अगर शुरुआत की कहीं बात आती है तो वो नसीराबाद से उस क्रांति की शुरुआत हुई थी और जहाँ से हुई थी वहाँ पर वो स्टेचू भी अभी भी बना हुआ है। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व है इस छावनी का। अब ये जो छावनी है इसको समाप्त किया जा रहा है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्यों। तो रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है अब क्यों समाप्त किया जा रहा है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये बात बताई है। मंत्रालय का तर्क है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो रहा है, यानी कि जितना भी रक्षा के लिए पैसा मिलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छावनी का जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है, भले वहाँ पर बाकी के जो लोग रहते हैं, जो आमजन रहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, तो जो खर्च हम रक्षा विभाग को देते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो इधर आमजन के लिए खर्च हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए इस खर्च हो रहा है। छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए
सेना की जमीनों की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद अब खत्म होगी। इस प्रक्रिया के बाद छावनी परिषद सैन्य क्षेत्र मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगी, यानी कि जो छावनी है वो एक मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगी। और अब इससे क्या होगा, सिविल एरिया के लिए पालिका का गठन अब किया जाएगा। तो पहले जहां पर ये जो छावनी परिषद यहाँ पर सारा काम किया करती थी, यानी कि छावनी परिषद का काम होता था वहां का जो पूरा प्रशासन चलाना है, अब इसकी जगह जब छावनी परिषद को समाप्त किया जाएगा तो वहां पर यानी कि कोई नगरीय निकाय होगा, तो जैसे कि वहां पर नगर पालिका होगी और वो वहां के प्रशासन को देखने का काम या जो भी पैसा खर्च होगा वहां के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो उसके द्वारा होगा। तो पालिका का गठन उससे होगा। और एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इसी प्रकार की एक छावनी थी, इसको सबसे पहले इन्होंने समाप्त किया था। और अब धीरे धीरे राजस्थान की एक जो छावनी है प्रमुख, यानी कि नसीराबाद छावनी, इसको अब समाप्त करने की बात हुई है। तो महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं और इन महंगाई राहत कैंप में बार बार एक और चीज जो चर्चा में रही है वो है तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यानी कि एक जो फूड पैकेट दिया जाता है उसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में, यानी कि कौन सी संस्था है जिसको की नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा CONFED यानी कि कॉन्फेड। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही होगा। राजस्थान की ओर से आमजन को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए तो जो MRC के नाम से जाने जाते हैं, महंगाई राहत कैंप शॉर्ट में, महंगाई राहत कैंप में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से फूड पैकेट योजना, जिसका पूरा नाम अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित करेगी। इसके लिए 24 अप्रैल 2023 से महंगाई राहत शिविर शहर में और गांव-गांव में अलग अलग समय पर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर, यानी कि जिसका पूरा नाम, जिसका शॉर्ट में कॉन्फेड जो नाम है, इसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई थी, यानी कि कॉन्फेड की स्थापना। और यही अब जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है इसकी नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर है जिसको आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और वो क्या है उसको हम देखते हैं। 28 मई 2023 को उद्घाटित, यानी कि जिसका उद्घाटन हुआ नए संसद भवन में लगा प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर किस स्थान का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाखा एक जगह है जो अजमेर से संबंधित है। तो यहाँ का लाखा इसका एक लाल पत्थर है, ठीक है, सॉरी लाल ग्रेनाइट है, तो इसको यहाँ पर लगाया गया है। ग्रेनाइट एक पत्थर का ही रूप है लेकिन इमारती पत्थर के रूप में ये जाना जाता है। संसद में देश की विभिन्न राज्यों की खूबियों का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी कि जो नया संसद भवन बनाया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। संसद में और क्या क्या बातें हैं तो मिर्जापुर की कालीन, त्रिपुरा के बांस की बनी फ्लोरिंग, केसरिया हरा पत्थर जो कि राजस्थान का है, राजस्थान के उदयपुर का है, इसके साथ में लाल ग्रेनाइट जो कि अजमेर का है, और वो जो जगह है उसका नाम है लाखा, जो जगह है वहाँ का ये पत्थर है के पास लाखा। और सफ़ेद संगमरमर जो है वो गुजरात के अंबाजी से लाकर यहाँ पर लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई, इस डेट को में याद में रखना है, इस 28 मई को नया जो संसद भवन है इसका उद्घाटन किया था। ये अखबारों में खूब चर्चित रहा था। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी मूल के कलाकार नरेश कुमावत, इनको भी हमें ध्यान में रखना है, नरेश कुमावत को। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी के कलाकार हैं। इन्होंने नए संसद भवन की पीपुल्स गैलरी में समुद्र मंथन की नायाब और सबसे आकर्षक पेंटिंग बना करके लगाई है। तो एक बहुत बड़ी पेंटिंग 80 बाई 10 की इन्होंने बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई है जिसमें इन्होंने समुद्र मंथन का जो दृश्य है उसको उकेरा है, और इसको भी जो संसद भवन की जो पीपुल्स गैलरी है उसमें जगह मिली है। तो महत्वपूर्ण है ये। नरेश कुमावत का नाम ध्यान में रखना है, इन्होंने समुद्र मंथन वाली जो कृति बनाई है उसको भी यहाँ पर जगह मिली है। तो राजस्थान की कुछ जो
जगह है जहाँ से पत्थर निकलता है या ग्रेनाइट निकलता है, उसको यहाँ पर लगाया गया है। साथ में नरेश कुमावत की कृति भी इस नए संसद भवन में लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसएल लिमिटेड ने कहां अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। इसको ध्यान में रखना है। तो बीएसएल ने अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट यहां पर शुरू की है। बीएसएल लिमिटेड जो कि टेक्सटाइल और सूटिंग, इनके जो सूट बनाते हैं, सूट का कपड़ा बनाते हैं, शूटिंग उद्योगों में एक विरासत ब्रांड है। और हाल ही में भारत के यानी कि हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यानी कि कपास की कताई करना, स्पिनिंग का मतलब ये होता है, इस यूनिट की शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की है। इस यूनिट को शुरू किए जाने से आगामी वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए होने की संभावना है। और नई यूनिट जो है वो 30,000 स्पिंडल की क्षमता होगी, जिससे प्रति माह 700 टन सूती धागे का उत्पादन किया जाएगा। तो बीएसएल को ध्यान में रखना है, इसने भीलवाड़ा में अपनी ये जो यूनिट है उसकी स्थापना ये करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहां खुलेगी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जोधपुर में इसकी जो मुख्य पीठ है इसकी स्थापना होगी। क्या है ये? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में किया जाएगा। गहलोत ने राज्य कार्मिकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरण, यानी जैसे कोई पेंशन का मामला है, वेतन निर्धारण का है या पदोन्नति संबंधित मामले हैं, तो उसको यही राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जो है वो इनको देखता है। तो इस प्राधिकरण की स्थापना यानी कि इसके मुख्य पीठ की जो स्थापना है वो जोधपुर में जो पुराना हाईकोर्ट का भवन था उस हाईकोर्ट भवन में इन्होंने की है। और इस बात की घोषणा बजट 2023-24 में हुई थी। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने मई महीने के राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।